नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा। इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इलेक्शन कमीशन की मैं जानकारी दे दूंगा। ऐसा आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप जीवन में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन जो चैप्टर है ना, निर्वाचन आयोग, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर कुल आर्टिकल 324 से 329 तक हैं जो आपको समझने हैं। मैं सारी चीज़ें बारीकी से सीरियल वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी रगों रगों में इलेक्शन कमीशन बस जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ के चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन को क्या संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल संवैधानिक मान्यता दी गई है। हमारे संविधान का जो भाग 15 है ना, उसको उठाकर देखेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में ही है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से संबंधित चीज़ों के बारे में ही हमारा जो संविधान का भाग 15 है, अर्थात निर्वाचन या निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इलेक्शन मतलब निर्वाचन, ठीक। उसके अलावा आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 324 से 329 है, बाद में 329A जोड़ा गया है। तो सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। इस भाग 15 में जो निर्वाचन है, चुनाव से संबंधित बातें हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इस भाग 15 में सबसे इम्पोर्टेंट बात है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से संबंधित जो बातें हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मान के चलिए इस चैप्टर से 90% क्वेश्चन तो चुनाव आयोग से संबंधित आएंगे और चुनाव से संबंधित प्रश्न 10% आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बस गया होगा कि संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 और बाद में 329A जोड़ा गया है। ये चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। तो मैं आपको बताऊं, ये चुनाव आयोग जो है ना, इससे संबंधित तो केवल एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 324। चुनाव आयोग से संबंधित केवल एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल 324, और बाकी जो आर्टिकल हैं वो चुनावों से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले चुनाव आयोग। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कहें या इलेक्शन कमीशन कहें, तो इसके बारे में ये आपको जानना है। दो बातें हैं, ये एक स्थायी निकाय है और स्वतंत्र निकाय है। हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत बड़ा इनका मीनिंग है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्थायी निकाय है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तब चुनाव आयोग का गठन होगा, नहीं। चुनाव आयोग का गठन एक बार हो चुका है 25 जनवरी। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को हमारे इस चुनाव आयोग का गठन हुआ है और तब से ये लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तब से लगातार काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक स्थायी सदन है, स्थायी निकाय है, सॉरी, ठीक। तो ऐसा नहीं कि चुनाव आएंगे, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव आ गया है या लोकसभा का चुनाव आ गया है, तब उससे पहले 10 दिन पहले गठन किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्थायी निकाय है, हमेशा इसका गठन हुआ है, मतलब गठित रहता है, ये हमेशा काम करता रहता है। इसका ऑफिस है, वहाँ पर देखेंगे हमेशा ये काम चलते रहते हैं। और एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब ये है कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी कोई दखलंदाजी इसमें नहीं है। भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकारों से ये बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है। इन पर कोई भी अधिकार, कोई भी पावर इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती है, और ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रहेंगे तभी तो निष्पक्षता से चुनाव करवाएंगे। कॉमन सेंस है। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये निष्पक्षता से चुनाव तभी हो सकता है जब भारत सरकार या राज्य सरकार का इस पर कोई हाथ ना हो, कोई पावर ना हो इस पर। तो ये स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है ना, वैसे ये भी एक स्वतंत्र निकाय है। तो ये दो चीज़ों आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 324 में पूरे निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित एक ही आर्टिकल है, बाकी जो आर्टिकल है वो निर्वाचन से संबंधित है, अर्थात चुनावों से संबंधित है। और ये आर्टिकल 324 बहुत बड़ा है।
तो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 324 की। आर्टिकल 324 में आज भी यही लिखा हुआ है बच्चों, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आर्टिकल 324 में आज भी लिखा हुआ है कि भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, अर्थात एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तथा बाकी कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे ये राष्ट्रपति तय करें। आज भी ये लिखा हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में कि भैया भारत के अंदर एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, इसके अलावा कितने अन्य इलेक्शन कमिश्नर हों ये भारत सरकार तय करे या राष्ट्रपति तय करे। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं भारत सरकार या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से लेकर जब इसका गठन हुआ था और 1989 तक 1989 तक केवल एक सदस्य की ये संस्था थी। मात्र इसमें एक निर्वाचन आयुक्त थे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और अन्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। ठीक है, 1950 से लेकर 1989 तक 1989 तक केवल एक सदस्यीय संस्था थी। और आप सोचेंगे कि भैया एक सदस्य केवल है, कैसे काम कर रहा होगा। मतलब जो चुनाव आते हैं ना, तो ये राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल का ये कर्तव्य होता है कि मुख्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको अपने जो कर्मचारी हैं वो प्रोवाइड करवाएं। जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो भारत सरकार का दायित्व है कि पुलिस बल और मिलिट्री और जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, वो सब इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चुनाव करवाने का काम होता है वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वही करवाते हैं। तो वो इलेक्शन जब आने वाला होता है तो ड्यूटी सबकी लग जाती है। ठीक, इसके अलावा 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, मैंने बता दिया। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ये तस्वीर है, देख लीजिए सुकुमार सेन की। कहाँ गए सुकुमार सेन? ये हैं सुकुमार सेन। तो 25 जनवरी 1950 में जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उस समय पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसके अलावा उस समय ये एक सदस्यीय संस्था थी और 1989 में इसको एक सदस्य से बहुसदस्य संस्था बना दिया गया। ये किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर हुआ था। तारकुंडे। अब देखिए, जो सरकारें थी ना वो समय समय पर चुनाव में सुधार करने के लिए समितियों का गठन करती थी। तो उनमें से एक तारकुंडे समिति भी थी। 1974 में इसका गठन किया गया था। इसने बहुत सारे सुझाव दिए थे। इसी ने सुझाव दिया था कि भैया जो वोटर है उसकी जो उम्र 21 वर्ष है ना उसको घटाकर 18 वर्ष कर दो। इसी कारण से तो भारत सरकार ने इस समिति की मानते हुए 61वां संविधान संशोधन किया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया, 1989 में किया। तो जो उम्र है वो 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी। और जब ये जो उम्र कम की गई थी, ये संविधान में संशोधन किया गया था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और तारकुंडे समिति की ही सिफारिश पर इसकी जो सदस्य संख्या है वो बढ़ा दी गई, अर्थात अन्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था इस पर। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा से इसको एक सदस्य संस्था बना दिया गया। 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे फिर से एक सदस्य संस्था बना दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से एक समिति का गठन किया गया, गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी इनका नाम था, उन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ है। तो ये भी चुनाव सुधार करने के उद्देश्य से समिति का गठन हुआ था। तब इन्होंने भी सिफारिश की भैया इसके साथ जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का आप जो है पोस्ट बनाइए। तो ऐसा किया गया। फिर 1993 में ये कर दिया गया कि हाँ भैया 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तब से
1993 से आज तक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं। लेकिन आज की डेट में वर्तमान में एक सीट खाली है भैया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। फिलहाल सीट खाली है, आगे चलकर भरी जा सकती है। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वीएस रमा देवी, ये नाम आप बहुत याद रखिएगा क्योंकि वीएस रमा देवी अभी तक एकमात्र महिला हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है। ये हैं रमा देवी, एकमात्र महिला हैं। अभी तक कोई भी महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बन पाई इनके अलावा, और ये भी कुछ महीनों के लिए थी। 1990 में इनका गठन हुआ, 1990 में इनकी नियुक्ति हुई थी और कुछ महीनों के लिए थी। क्योंकि कारण है ना, इसका कार्यकाल अभी आप देखेंगे तो अभी मैं बताऊंगा आगे, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो जल्दी पूरा हो जाएगा वो कार्यकाल हो जाएगा। या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई है इनकी तब भी हट जाएंगे, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा हो गया तब हट जाएंगे। तो यहाँ आते आते उम्र बहुत बढ़ जाती है। आमतौर पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चों? आज की डेट में राजीव कुमार हैं। ये देख लीजिए, राजीव कुमार आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 30 जुलाई 2022। अगर इस वीडियो को आप लेट देखेंगे तो हो सकता है चेंज हो गए हों। उसके बाद अन्य जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, वो फ़िलहाल श्री अनूप चंद्र पांडे है। एक सीट खाली है, वो जल्दी ही फिल हो जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये नाम आप याद रखिएगा, करंट अफेयर का है, ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले बता दूं बच्चों, बेहतरीन इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्लास नोट्स अवेलेबल हैं श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो आज ही श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। इतने अच्छे क्लास नोट्स सिंपल भाषा में हैं कि पढ़ने के बाद आपको कोई किताब को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी कंटेंट दिया हुआ है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, तो आपको ऐसा भी नहीं कि कोई किताब ले ली आपने फालतू चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, नहीं। तो ये ज़रूर ले लीजिए, बेनिफिशियल आपके लिए बहुत होता है। जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो विधिवत तरीके से करो। इसके बाद बच्चों, आर्टिकल 324 में मैंने बताया बहुत सारी और बातें हैं, जैसे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका योग्यता क्या होनी चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हीं को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हीं को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 324 में बताया गया है कि नियुक्ति कैसे होगी। तो नियुक्ति इसमें राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं आपको पता है कि सरकार की सलाह पर ही करते हैं या मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। अब कार्यकाल कितना है ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में। कार्यकाल है बच्चों 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूरा हो जाएगा पहले वही माना जाएगा। मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति होती है वो उस समय वो 63 वर्ष का आयु था उसका, तो वो 2 साल के बाद जब 65 वर्ष की आयु का हो जाएगा तो उसको हटना पड़ेगा। या दूसरा केस मान लीजिए कि 50 साल की उम्र है और वो नियुक्त होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 56 वर्ष, जो पहले हो जाएगा दोनों में से वही माना जाएगा। और इसके अलावा आर्टिकल 324 में ही पद से कैसे हटाया जाएगा इनको वो भी लिखा हुआ है। सिंपल तरीके से यही लिख दिया गया है इसमें कि भैया जिस तरीके से आप आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, वैसे ही इनको हटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना इतना आसान नहीं होता है, उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, और वो भी 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 बहुमत से। तो यहाँ पर भी निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से अगर हटाना है तो 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा, राष्ट्रपति से साइन करवाने पड़ेंगे, तब जाकर इनको पद से हटाया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गौर कीजिएगा, हमारे आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की ये जो बातें कही गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको पद से कैसे हटाया जाता है वो भी आप नोट कर लीजिए। जो मेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको तो बहुत मुश्किल से हटाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास करके तब हटाया जाएगा, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ना उनको बहुत आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? सबसे पहले मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो सिफारिश कर दें राष्ट्रपति से कि भैया इनको हटा दीजिए, और राष्ट्रपति चाहें तो उनको हटा सकते हैं। तो हटाने का तरीका समझ में आ गया आपको। जो बाकी के 2 सीटें हैं ना निर्वाचन आयुक्त की, अन्य निर्वाचन आयुक्त की, इनको अगर हटाना है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दें या सिफारिश करें, तब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब वही होता है कि राष्ट्रपति जब चाहें उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जब चाहें हटा नहीं सकते ना, इसलिए कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा बच्चों आर्टिकल 324 में ये भी लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि जो चुनाव आयोग है जब ये चुनाव करवाएगा ना तो इसको जो प्रशासनिक तंत्र है वो उपलब्ध कराने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे। तभी तो बताया आपको, जब भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के या राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के, उस समय जो कर्मचारी काम करते हैं वो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के होते हैं। जैसे पुलिस लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है, ठीक है, टीचर वोट करवा रहे हैं, वो सब भारत सरकार या राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आर्टिकल 324 में भारत सरकार राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का कर्तव्य है, इसका मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा बच्चों एक और नोट आपको लिखना, बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का स्थान जो है वो बराबर का होता है। ऐसे नहीं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके दिमाग में रहे वो सीनियर होगा, बाकी 2 जूनियर होंगे, नहीं, तीनों का जो पद है वो बराबर होता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई मीटिंग होगी तो उस मीटिंग की अध्यक्षता जो करेंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। तो ये याद रखेंगे, जब भी कोई मीटिंग होगी इनकी तो जो अध्यक्षता या चेयरमैन होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 324 में ही प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। जैसे राज्यों में चुनाव हो रहा है तो राज्य के लिए एक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के लिए नियुक्ति की जा सकती है थोड़े टाइम के लिए, ये पावर दी गई है इलेक्शन कमिश्नर को। अपने काम को सरल बनाने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग, ठीक। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य तो इनका निर्वाचन करवाना है, चुनाव करवाना है। किसका चुनाव करवाते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, राज्यसभा का भी यही चुनाव करवाते हैं, लोकसभा का जो चुनाव हो ये भी करवाते हैं, विधानसभा का चुनाव भी ये करवाते हैं और विधान परिषद का भी चुनाव ये करवाते हैं। दिमाग में नोट करके लिख लीजिएगा, जो पंचायतों का चुनाव है ये नहीं करवाते हैं, जो नगर पालिकाओं का चुनाव है ये नहीं करवाते हैं, उसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं को कानूनी दर्जा दिया गया ना, तो उसी समय उनके लिए एक अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई, राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, उनके लिए अलग निर्वाचन आयोग है, उनका राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक। तो वो ये वाले जो हैं ये निर्वाचन आयोग उनका चुनाव नहीं करवाएंगे।
इसके अलावा चुनाव से संबंधित नोटिफिकेशन जो जारी करते हैं यही करते हैं कि हाँ इतनी तारीख को चुनाव होगा, इतने चरणों में होगा, ये सब यही करते हैं। और मतदाता की जो सूचियाँ तैयार करनी होती हैं ना, यही करवाते हैं। इसके अलावा आचार संहिता भी यही लागू करते हैं। आप देखते होंगे जब चुनाव होने वाले हैं तो उसके कुछ समय पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मतलब कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई ऐसा जो है किसी पर्टिकुलर विभाग के लिए कोई ऐसा जो है जो बोलते हैं ना, अरे जो प्रचार करते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। इसके अलावा जो सरकार में हैं, जो लोग सरकार में हैं, वो ऐसा ना कोई काम नहीं करेंगे जिससे वो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर लें। मतलब कहीं जैसे कोई सरकार में है तो सरकार ऐसा नहीं करेगी, आचार संहिता लागू ऐसा नहीं कर सकती कि भैया छप्पड़ फाड़ के उन्होंने जॉब्स निकाल दी हो। ऐसे निकालेगी तो लोग जो हैं वो लालच में आकर आकर्षित हो सकते हैं भारत सरकार पे, तो दोबारा से उनको जिता देंगे। इस तरीके से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती है आचार संहिता में। ठीक, इसके अलावा देखिए बच्चों, चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होगा ना, शुरुआत में जो सुनवाई का काम ये आयोग ही करेगा। जब इनके बस का नहीं होगा तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया, चाहे छोटा सा विवाद हो गया, तब ये चुनाव आयोग कोई भी उसमें सुनवाई नहीं कर सकता। डायरेक्ट वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 71 पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद हो ना, छोटा सा भी विवाद हो, तो चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्य क्या हैं, परिसीमन करवाना। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि 545 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा में, राज्यसभा में आप जानते हैं 245 सीटें हैं। अब ये तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो इसी को कह रहे हैं परिसीमन करवाना। तो ये काम निर्वाचन आयोग ही करेगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा तो आप देखेंगे कई जगहों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, या राज्यसभा का राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो कई गांवों को या कई आपके शहरों को मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। वो विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र शामिल होंगे या नहीं होंगे, यही तो है परिसीमन करवाना। तो ये सब काम निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है, और हमारे आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 82 में ये लिखा हुआ है कि हर 10 वर्ष में परिसीमन किया जा सकता है। हर 10 वर्ष में परिसीमन किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभी तक केवल जब से देश आज़ाद हुआ है केवल 4 बार परिसीमन किया गया है, और परिसीमन से संबंधित जो कानून है वो संसद ही बनाएगी। भले ही इन्होंने मतलब निर्धारित कर दिया कि हाँ इतना होना चाहिए, तो उसके लिए जो कानून पास करेगी वो संसद ही कानून पास करेगी। ये आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है। अभी तक 4 ही बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 10 वर्षों के अंदर 10 वर्ष के बाद जो है परिसीमन किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किया जाएगा, और सरकारों ने इसको ज़रूरी भी नहीं समझा है। ठीक है, तो अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब परिसीमन आयोग का गठन हो गया संसद के द्वारा, अब परिसीमन आयोग से क्या काम करवाना है ये निर्वाचन आयोग तय करेंगी। परिसीमन आयोग को सलाह देंगी कि भैया आप ये जो है 545 सीटों से इतना इतना सीटें कर दीजिए, क्योंकि परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कभी कभी तो खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते हैं, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सदस्य हो जाएंगे, ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट के जज अध्यक्ष होंगे तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होंगे। ये पदेन सदस्य बहुत बड़ा शब्द होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि भैया जो
हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया राज्यसभा का सभापति वही होगा जिसके पास उपराष्ट्रपति का पद है। तो वैसे ही इस परिसीमन आयोग का सदस्य वही होगा जिसके पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है। तो पदेन सदस्य का मतलब यही है। पदेन सदस्य का मतलब ये है कि किसी सीट पर वही बैठेगा जिसके पास ये वाली पोस्ट हो, तो ये पदेन सदस्य है। तो फीलिंग आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब पदेन सदस्य का मतलब वो सदस्य यहाँ पर होगा जो पहले से ही किसी पोस्ट पर है, वही इस पर बैठ सकता है, कोई आम लोग नहीं बैठ सकते हैं, ये है। इसके अलावा बच्चों राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये निर्वाचन आयोग का काम है। जो राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय मान्यता देना या नहीं देना ये इनका काम है कि वो निर्धारित करेंगे। जो भी क्राइटेरिया होगा, अगर राजनीतिक दल वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो निर्वाचन आयोग इनको मान्यता दे सकते हैं। इसके अलावा अब आर्टिकल 324 समाप्त हो गया, अर्थात चुनाव आयोग की बात खत्म हो गई है। चुनाव आयोग की बात अब खत्म हो गई है। अब बाकी चुनाव से संबंधित जो बातें हैं ना वो बाकी अन्य आर्टिकल्स में है। जैसे आर्टिकल 325, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार किसी के भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती है। जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसमें इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि भैया कि आप इस धर्म के हो तो आप वोट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ के आपका वंश यहाँ से बिलोंग करता है तो आप ये नहीं वोट दे सकते हो, इस जाति के हो या आप पुरुष हो महिला हो वोट नहीं कर सकते हो। इस आधार पर बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात लिखी है। इसके अलावा आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होंगे ना वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वोट करने का अधिकारी होगा। सिंपल तरीके से यही आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। ठीक है, शुरुआत में तो 21 वर्ष था और पहले आपको बताया 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। राजीव गांधी की सरकार थी, 61वां संविधान संशोधन लाया गया और 21 से उम्र को घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, वोट देने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, ये एक कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार, ये मत समझ लेना कि भैया वोट देने का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, नहीं, ये कानूनी अधिकार है। ठीक, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप पे कोई आरोप लग गया है तो इस पर प्रतिबंध आप पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 327 में कहा गया है कि भारत की संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में नियम बना सकती है वो। ठीक है, मतदाता जब सूची तैयार करनी हो उस संबंध में वो भारत सरकार या संसद कानून बना सकती है, या परिसीमन के संदर्भ में भी वो कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 327 में संसद को पावर दी गई है। तो मुख्य तौर पर आर्टिकल 327 ये संसद के लिए है, संसद को पावर देता है। आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडल से संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। मतलब ये कह रहा है कि भैया जैसे केंद्र के अंदर जो चुनाव होंगे उस पर चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति केंद्र की है, वैसे ही राज्य विधानमंडल के अंदर जो राज्य के अंदर चुनाव होंगे, जैसे विधानसभा विधान परिषद के जो चुनाव होंगे उसके संबंध में जो कुछ प्रावधान करना है उसको शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। ठीक है, ये समझ लीजिए, राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे उस पर राज्य को पावर दी गई है और केंद्र में जो चुनाव होंगे, केंद्र संबंधित चुनाव होंगे, उसका पावर केंद्र को दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 329 चुनाव संबंधित विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है।
पहले ही बता दिया कि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो शुरुआती जो इसका निपटारा है वो चुनाव आयोग करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा रह गया आर्टिकल 329A, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी बताता हूँ। आर्टिकल 329A सबसे पहले जान लीजिए, मूल संविधान का हिस्सा था नहीं है, क्योंकि ए लिखा हुआ तो आप समझ गए होंगे, इसको बाद में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन आपको पता है ना, हुआ था 1978 में, तब इसको जोड़ा गया था। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 327 आपने पढ़ा, 328 पढ़ा, उसमें जो केंद्र को मतलब संसद को और राज्य विधानमंडल को जो पावर दी गई है काम करने के लिए, उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, वो मामला कोर्ट में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल तरीके से कहा। तो बच्चों ये था आपका चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित सभी बातें। कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।